नमस्कार। आज बात करते हैं उस चीज की जिससे खैर हर चीज बनी है, यानी परमाणु। और जानते हैं इसे कैसे समझेंगे? एक बड़े ही अनोखे तरीके से, हाथ से लिखे हुए नोट्स के जरिए। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं इस छोटी सी मगर कमाल की दुनिया में। तो शुरुआत सबसे बेसिक, सबसे बड़े सवाल से करते हैं। ये जो कुछ भी है हमारे चारों तरफ, ये दुनिया, हम खुद, आखिर ये सब बना किस चीज से है ना बड़ा सवाल। और इसी एक सवाल का जवाब हमें सीधा साइंस के दिल में ले जाता है, और वो जवाब है परमाणु। अब देखिए, परमाणु के अंदर झांकने से पहले ना कुछ जरूरी शब्दों को समझना होगा। इन्हें आप ऐसे समझिए जैसे ये वो औजार हैं, वो टूल्स हैं जिनके बिना हम इस दुनिया का ताला खोल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले एटम यानी परमाणु। ये क्या है? ये किसी भी एलिमेंट का, मतलब किसी तत्व का वो सबसे छोटा हिस्सा है जो किसी केमिकल रिएक्शन में तो भाग ले सकता है, पर अकेला नहीं घूम सकता। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो। अच्छा, एटम के बाद आता है मॉलिक्यूल्स यानी अणु। अब ये वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो आज़ादी से, मतलब फ्री स्टेट में रह सकता है। तो बस यही है सबसे बड़ा फर्क एटम और मॉलिक्यूल में। एक को साथी चाहिए, दूसरा अकेला ही काफी है। अब बात करते हैं वजन की। देखिए, परमाणु इतने ज्यादा हल्के होते हैं कि उन्हें सीधा किसी तराजू पर तौलना तो नामुमकिन है। तो वैज्ञानिकों ने एक जुगाड़ निकाला। उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, कार्बन 12। तो एटॉमिक वेट या परमाणु भार बस ये बताता है कि कोई एक एटम कार्बन 12 के एक छोटे से टुकड़े के मुकाबले कितना गुना भारी है। बस एक तरह का रिलेटिव वजन है और कुछ नहीं। और मॉलिक्यूलर वेट? अरे वो भी बिल्कुल यही चीज है, बस इस बार हम एक एटम की जगह पूरे मॉलिक्यूल को कार्बन 12 से तौलते हैं। सिद्धांत वही, चीज बदल गई। चलिए, बेसिक बातें तो हो गई, अब असली मजा आने वाला है। अब हम परमाणु का दरवाजा खोलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिर इसके अंदर छिपा क्या है। लेकिन एक मिनट, परमाणु इतने ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा कि उन्हें एक एक करके गिनना तो भूल ही जाइए। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक गिनती की यूनिट बनाई जिसे कहते हैं मोल। आप इसे केमिस्ट्री का दर्जन समझ लीजिए। जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, वैसे ही एक मोल में, खैर चीजों की संख्या थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी होती है। और ये संख्या है कितनी बड़ी, अंदाजा लगाइए। ये है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, मतलब 6 के बाद 23 जीरो। इसे आवोगाद्रो नंबर कहते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है कि सोचिए, अगर इतने रुपए किसी के पास होना तो वो पूरी दुनिया को कई बार खरीद सकता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि परमाणु असल में कितने छोटे और कितने ज्यादा हैं। तो परमाणु के अंदर की टीम में है 3 मेन खिलाड़ी। सबसे पहले नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, जिसे खोजा जे थॉमसन ने। फिर है पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन, जिसे गोल्डस्टीन ने ढूंढा। और आखिर में है न्यूट्रल, जिस पर कोई चार्ज नहीं, यानी न्यूट्रॉन, जिसकी खोज चैडविक ने की। बस यही तीनों मिलकर पूरा एटम बनाते हैं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद मिल्कन आए। उन्होंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर आखिर चार्ज होता कितना है। फिर रदरफोर्ड ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने परमाणु का सेंटर, उसका दिल यानी न्यूक्लियस खोज निकाला। और फिर बोस, पाउली जैसे कितने ही वैज्ञानिकों ने और भी छोटे छोटे कणों को खोजकर इस पजल को पूरा किया। हर खोज के साथ कहानी और भी दिलचस्प होती जा रही थी। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 कण तो आ गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन सवाल ये है कि ये एटम के अंदर रहते कैसे हैं? क्या सब एक साथ खिचड़ी की तरह पड़े हैं? इस पहेली का पहला बड़ा जवाब दिया रदरफोर्ड ने अपने मशहूर एटॉमिक मॉडल के साथ। रदरफोर्ड का आइडिया वाकई कमाल का था। उन्होंने कहा कि एटम के ठीक बीच में एक बहुत भारी पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर होता है, जिसे उन्होंने कहा न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन, वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ठीक वैसे ही घूमते हैं जैसे हमारी धरती और दूसरे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। सोचिए, एटम के अंदर एक छोटा सा सोलर सिस्टम, और ये सब एक दूसरे से बंधे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। लेकिन इस खूबसूरत से सोलर सिस्टम वाले मॉडल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। देखिए, उस जमाने की फिजिक्स कहती थी कि अगर कोई चार्ज वाली चीज घूमेगी तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगी, मतलब ऊर्जा खोएगी। इस हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते थक जाना चाहिए और धड़ाम सीधा न्यूक्लियस में जाकर गिर जाना चाहिए। पर असल में तो ऐसा होता नहीं है। एटम तो बड़े स्टेबल होते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल यह समझा ही नहीं पाया कि आखिर एटम तबाह क्यों नहीं हो जाते।
रदरफोर्ड के मॉडल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए साइंस को कुछ एकदम नए, एकदम अजीब नियमों की जरूरत पड़ी। और यहीं से एंट्री होती है क्वांटम मैकेनिक्स की, एक ऐसी दुनिया जिसके नियम हमारी जानी पहचानी दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं। और इस नई दुनिया को समझने के लिए हमें मिले नए टूल्स, क्वांटम नंबर्स। तो सवाल यह है कि ये क्वांटम नंबर्स आखिर हैं क्या भला? देखिए, सबसे आसान भाषा में कहें तो ये एक इलेक्ट्रॉन का पूरा पोस्टल एड्रेस है, एक ऐसा पता जिसमें 4 हिस्से हैं, और ये 4 नंबर मिलकर हमें बिल्कुल ठीक ठीक बता देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एटम में कहां हो सकता है और उसके पास कितनी एनर्जी है। तो चलिए इस एड्रेस को समझते हैं। पहली लाइन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n। इसे आप किसी बिल्डिंग का फ्लोर नंबर मान लीजिए। n इज इक्वल्स टू 1 मतलब पहला फ्लोर, n इज इक्वल्स टू 2 मतलब दूसरा फ्लोर, और ऐसे ही आगे। जितना ऊंचा फ्लोर उतनी ज्यादा एनर्जी और न्यूक्लियस से उतनी ही ज्यादा दूरी। अब एड्रेस की दूसरी लाइन जिसे कहते हैं एज़िमुथल क्वांटम नंबर l। अगर n बिल्डिंग का फ्लोर था तो l उस फ्लोर पर बने कमरों का शेप यानी आकार बताता है। हर फ्लोर पर अलग अलग तरह के कमरे होते हैं। कोई कमरा गोल है s, तो किसी का शेप डंबल जैसा है p। पते की तीसरी लाइन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। यह हमें बताता है कि वो कमरा यानी ऑर्बिटल स्पेस में किस तरफ है, मतलब वो x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर है या z एक्सिस पर। यह कमरे का ओरिएंटेशन बताता है। और अब एड्रेस की आखिरी और चौथी लाइन स्पिन क्वांटम नंबर s। ये बहुत मजेदार है। हर इलेक्ट्रॉन एक छोटे से लट्टू की तरह अपनी जगह पर ही घूमता रहता है, और उसके घूमने की सिर्फ 2 ही दिशाएं हो सकती हैं, या तो क्लॉकवाइज +½ या एंटी क्लॉकवाइज -½ बस। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन को इन कमरों में रखने के कुछ पक्के नियम हैं, रूल्स ऑफ द हाउस समझ लीजिए। पहला, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक घर में मतलब एक एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों का एड्रेस सेम टू सेम नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा। दूसरा, हुंड्स रूल। ये कहता है कि जब तक हर कमरे में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक किसी भी कमरे में दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, मतलब पहले सब सिंगल रहेंगे फिर पेयरिंग होगी। तीसरा, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे कम एनर्जी वाले सबसे निचले फ्लोर के कमरे को पहले भरते हैं। और आखिर में सबसे दिमाग घुमा देने वाला हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यह कहता है कि आप किसी इलेक्ट्रॉन की सही सही पोजीशन और सही सही स्पीड दोनों एक साथ एक ही समय पर कभी नहीं जान सकते। अगर एक पता चला तो दूसरा हाथ से निकल जाएगा। तो अब हमें यह अंदाजा हो गया है कि एक एटम के अंदर क्या क्या है और सब कुछ कैसे अपनी अपनी जगह पर सेट है। लेकिन क्या होगा अगर हम इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या से थोड़ी छेड़छाड़ करें, अगर इन्हें बदल दें? बस यहीं से हमें मिलते हैं अलग अलग तरह के परमाणु। इसमें सबसे पहले आते हैं आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। ये एक ही एलिमेंट के ऐसे भाई बंधु हैं जिनमें प्रोटॉन तो बराबर होते हैं पर न्यूट्रॉन की गिनती अलग अलग होती है। और ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताबों की बात नहीं है, इनके असली दुनिया में इतने जबरदस्त इस्तेमाल हैं। सोचिए, यूरेनियम 235 से हम करोड़ों साल पुरानी चट्टानों की उम्र पता लगा लेते हैं, कोबाल्ट 60 से कैंसर का इलाज होता है, आयोडीन 131 से थायराइड का। ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमने न्यूट्रॉन की संख्या को बदला। आइसोटोप्स के अलावा 3 और मिलते जुलते शब्द हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं: आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इन्हें याद रखने का एक सिंपल तरीका है, बस नाम पर ध्यान दीजिए। आइसोबार, भार मतलब मास, तो इनमें मास नंबर सेम होता है। आइसोटोन, न से न्यूट्रॉन, तो इनमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें तो नाम में ही इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है। सिंपल। तो ये थी आटम के अंदर की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो है तो बड़े पक्के नियमों से बंधी हुई, पर जिसमें एक अजीब सी अनिश्चितता भी है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, अगर हम इस यूनिवर्स की सबसे बुनियादी चीज, एक इलेक्ट्रॉन की सही जगह और सही रफ्तार एक ही वक्त पर नहीं जान सकते, तो फिर हम अपनी इस बड़ी सी दुनिया में किसी भी चीज के बारे में 100% श्योर कैसे हो सकते हैं? वाकई सोचने वाली बात है ना।